ओम शांति। माइंड के मैकेनिज्म को हमने देखा कि कैसे मन विचारों को क्रिएट करता है और उसी के आधार पर हमारी भावनाएं, हमारी मनोवृत्ति, हमारी मान्यताएं बनने लगती है। मन एक वकील की तरह है कि जिस प्रकार एक वकील के पास कोई भी बात के लिए अच्छे से अच्छा लॉजिक हो सकता है और उस लॉजिक से उस बात को वो प्रूव कर सकता है, इसी प्रकार हमारे माइंड के पास भी अच्छे से अच्छे लॉजिक के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। कोई भी कार्य करना हो तो वो माइंड अच्छे से अच्छे विचार दे सकता है कि ये कार्य क्यों करना चाहिए, चाहे वो कार्य दुनियावी रीति से गलत भी क्यों ना हो, लेकिन वो गलत कार्य करने के लिए भी इतनी अच्छी लॉजिकल बातें प्रेजेंट करता है और उस बहाने से वो इंटेलेक्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो माइंड एक लॉयर की तरह है और इंटेलेक्ट, बुद्धि, हमारा एक जज की तरह है। जिस प्रकार जज अगर लॉयर के लॉजिक के प्रभाव में आ जाए तो डिसीजंस फेल हो जाते हैं, इसी प्रकार मन जब लॉजिक प्रेजेंट करता है और इंटेलेक्ट अगर इस लॉजिक के प्रभाव में आकर के अपना डिसीजन लेने लगे तो वो डिसीजंस भी गलत सिद्ध हो जाते हैं। तो मन का कार्य तो बहुत कुछ कहने के लिए वो तत्पर रहता है, लेकिन बुद्धि उसको कंट्रोल करने वाली होती है। अब वो बुद्धि किस प्रकार से होती है? बुद्धि के मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसको जो बुद्धि मिली है वो बुद्धि एक बैडमिंटन रैकेट की तरह होती है। जिस प्रकार बैडमिंटन की रैकेट के अंदर अगर कोई नेट न हो, खाली हो, इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि होती है, प्लेन होती है। लेकिन जैसे व्यक्ति बड़ा होने लगता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, आसपास से सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आरंभ करता है और हर आवाज भी इसके लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाता है और उस इंफॉर्मेशन से वो अपने बुद्धि का नेटवर्क शुरू करता है और धीरे धीरे ये नेटवर्क बनाते बनाते 16 साल की एज तक वो नेटवर्क अपना बनाता है और 16 साल में उसका ये नेटवर्क कंप्लीट हो जाता है, माना फुल रैकेट तैयार हो जाती है। और उसके बाद वो समझता है कि बस नाउ आई एम मैच्योर्ड, अभी मैं बड़ा हो गया हूं एंड आई कैन टेक डिसीजंस ऑन माई सेल्फ, मैं अपना निर्णय अपने आप भी ले सकता हूं। और 16 साल के बाद ही वॉन्ट्स टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ हिमसेल्फ। दूसरे किसी के मत पर वो बहुत कम सुनता है, ध्यान देता है और उसको अमल में लाता है। 16 साल तक तो वो कर लेता है, लेकिन 16 साल के बाद वो कम सुनता है। इसीलिए कहा जाता है कि 16 साल के बाद बच्चे को बच्चे के रूप से ट्रीट नहीं किया जाता है, लेकिन पेरेंट्स शुड बिकम लाइक अ फ्रेंड। उनको दोस्ती का संबंध जोड़ना चाहिए और जब वो दोस्ती का संबंध जोड़ने लगते हैं तब वो बेटे को या बच्चे को अच्छी तरह से कन्विंस करके उसको गाइड कर सकते हैं। अगर पेरेंट बन करके उसको गाइड करने की कोशिश की तो वो कभी सुनता नहीं है और इसलिए कभी कभी कहता है कि मेरे पास भी बुद्धि है, अब मैं समझ सकता हूँ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 16 साल तक तो सुन लिया, लेकिन 16 साल के बाद ये जवाब मिलने लगता है और तब कई बार माता पिता को ये होता है कि क्या ये कहने लगा है, लेकिन नहीं, अब उसको लगता है मेरा नेटवर्क कंप्लीट हो गया है और इसीलिए मैं खेलना चाहता हूँ। ये खेलना जब आरंभ करता है इस एज के बाद कई बार इतने अच्छे अच्छे विचार भी दे देता है अपने पेरेंट्स को
और इतने अच्छे डिसीजंस भी दे देता है कि जिस बात के ऊपर माँ बाप कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन बच्चा आकर के डिसीजन दे देता है, ऐसे नहीं ऐसे करो। और उस समय माँ बाप को भी एक गर्व महसूस होता है कि अब हमारा बच्चा बड़ा समझदार हो गया है, बहुत मैच्योर हो गया है, देखो कितने अच्छे डिसीजंस देता है, कितनी अच्छी बातें बताता है। लेकिन वो बताएगा क्योंकि उसका फ्रेश नेटवर्क सिस्टम है, और उस आधार पर जब वो चलता है तो 16 साल से लेकर 25 साल तक तो बहुत अच्छा डिसीजंस ले सकता है। लेकिन जब इतना अधिक खेलने लगता है अपनी बुद्धि से और उस बुद्धि को चेक करके उसको ठीक नहीं कर पाता है, तब वो स्ट्रिंग्स थोड़ी थोड़ी लूज होने लगती है। कभी कभी 25 साल से 30 साल तक भी खींच लेता है और अच्छा खेल लेता है, लेकिन फिर जब स्ट्रिंग्स लूज होने लगती है तो उसको टाइट करना नहीं आता है, और इसलिए वो होल्स गिरने लगते हैं। और तब वो डिसीजन लेने जाता है, लेकिन वो डिसीजन लेने के बजाय कुछ ना कुछ गलती करता रहता है, और तब उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है कि आज दिन तक मैंने ये निर्णय ठीक लिया, इस कार्य के लिए मैं अच्छी तरह से कर सका, और आज अभी क्या हो रहा है, क्यों मेरे डिसीजंस गलत हो रहे हैं, क्यों मेरे डिसीजंस यथार्थ नहीं निकलते। इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन आरंभ होता है, और जब ये फ्रस्ट्रेशन आरंभ होता है उसके बाद कई बार उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, तो गुस्से का नेचर बनने लगता है, नेगेटिव नेचर बनने लगता है। पहले नेगेटिव नहीं था, पहले पॉजिटिव था, डिसीजंस अच्छे ले रहे थे, लेकिन फिर जब ज्यादा खेल दिया तो वो स्ट्रिंग्स लूज हो गई। और कुछ क्राइटेरिया बन जाती है जो हमारे विल पावर को भी कम कर लेती है। अब जब भी बुद्धि डिसीजन लेती है तो बुद्धि डिसीजन कैसे लेती है? बुद्धि को दूसरे शब्द में कहा जाता है विवेक। कई बार कहते हैं मेरे मन ने तो ये सोच लिया, लेकिन अभी तक मेरा विवेक मानता नहीं है कि मैं ये कार्य करूं, और इसीलिए मैं दुविधा की स्थिति में हूं। तो मन ने कह दिया, लेकिन विवेक यानी बुद्धि अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है। तो बुद्धि डिसीजन कैसे लेती है? जब भी कोई विचार मन उसको देता है तो बुद्धि उस विचार को समझने का प्रयत्न करती है, और समझने के लिए वो उसको देखना आरंभ करती है। इसीलिए बुद्धि को कहा जाता है थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम, कि जो विजडम है उसकी एक आंख है, दिव्य चक्षु है। जैसे ये स्थूल चक्षु है, ये स्थूल चक्षु से ये स्थूल चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन बुद्धि के चक्षु से भावनाओं को भी देख सकते हैं, व्यक्ति के भावनाओं को समझने लगते हैं, फीलिंग्स को महसूस करने लगते हैं, और तब कहते हैं कि मेरी बुद्धि कहती है इसकी फीलिंग्स सही नहीं है, या इसकी फीलिंग्स सही है, या इसके अंदर वो इनोसेंस है और इसके अंदर इविल कोई बातें छिपी हुई है, ऐसी महसूस कर रही। तो बुद्धि की आंखें भावनाओं को भी देख सकती है, अनुभव कर सकती है, और उस आधार पर वो सही और गलत को डिस्क्रिमिनेट करके उसको डिसाइड करती है, इवैल्यूएट करती है, एनालाइज करती है और डिसीजन लेती है। जैसे मान लो कि कोई बहुत अच्छे सुंदर स्थान पर गए, कोई हिल स्टेशन पर गए और बहुत सुंदर दृश्य आपने वहां से देखा, और देखने के बाद जब वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं और एकांत में बैठे होते हैं, उस समय बुद्धि की आंखों के द्वारा वो दृश्य को फिर से इमर्ज कर सकते हैं, फिर से सारा दृश्य देखते हैं और दृश्य में ऐसे समा जाते हैं, और उस समय के वातावरण को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं फिर से, कि ये वातावरण कितना सुंदर और कितनी अच्छी हवाओं वाला था, कितने अच्छे वाइब्रेशन शांति के थे। तो भले बाहर कितना भी कोलाहल चल रहा हो, लेकिन आप फिर से उस शांति के स्थान को इमर्ज करते हुए उस फीलिंग्स में जा सकते हैं। तो ये किससे किया? बुद्धि के दिव्य चक्षु के माध्यम से फोकस क्लियर था, और फोकस क्लियर होने से आप उस फीलिंग्स में जा सकते हैं।
तो ये बुद्धि दिव्य चक्षु है कि जहां विजडम समाया हुआ है। लेकिन कौन सी बातें है जो वो विजडम को भी पर्दा डालने लगती है, और विजडम को सिर्फ पर्दा नहीं डालती है, लेकिन पर्दा डालने के बाद वो विवेक को कम करने लगती है। विवेक को कम करना साथ साथ विल पावर को कम करना, और विल पावर जहां कम होने लगता है तो जो करने की इच्छा होती है लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो उसको अगर देखें वो बातें हैं 4 क्राइटेरियाज के रूप में, जिसमें सबसे पहले क्राइटेरिया है जिसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग, कि हमारी बुद्धि चलते चलते कोई दिशा में पोजीशन हो जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव दिशा में पोजीशन हो जाती है, और फिर उस बात को उसी दृष्टिकोण से देखना आरंभ करते हैं, और इसलिए ये पोजीशनिंग कई बार हमें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देती है। एक मिसाल अगर दे कि एक व्यक्ति था, कोई लायंस का प्रेसिडेंट था, और उसको कहीं जाना था कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, कि जिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसको सम्मानित किए जाने वाला था, और इस प्रकार से उसका सम्मान होना था। लेकिन जाने से 1 हफ्ते पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ, और जब कार एक्सीडेंट हुआ तो उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब फ्रैक्चर हो गए तो हॉस्पिटल में था। जब हम उसे मिलने गए वहां पर तो बड़ा गुस्से में था, और उस समय कहा कि बहन जी, आप तो एक आध्यात्मिक समझ रखने वाले व्यक्ति है, मेरे मन में कई उलझन है, आप उस उलझन को सॉल्व कीजिए। हमने कहा भाई क्या उलझन है? तो उसने बताया कि गीता के महावाक्य के अनुसार कहा जाता है कि जो होता है वो अच्छा होता है। अब मुझे 1 हफ्ते के बाद जाना है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा सम्मान होने वाला है, लेकिन अब 1 हफ्ते के पहले मुझे ये एक्सीडेंट हुआ है। अब इस स्थिति को मैं कैसे समझूं कि इसमें अच्छाई है? और इतना वो चिड़चिड़ापन में आ जाता था, आवेश में आ जाता था, कि उसकी वाइफ ने बताया कितने लोगों के साथ उसके संबंध खराब हो गए उस कारण से, उस फ्रस्ट्रेशन में आने के कारण। हमने कहा कि देखो, समय बताएगा कि क्या उसमें अच्छाई समाई हुई है, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद जब हमें उसे फिर मिलने गए, उस समय देखा कि वो व्यक्ति बड़ा खुश नजर आ रहा था, और जब इतना खुश मिजाज में था, कहा आज मैं मानता हूं कि सचमुच जो कुछ भी होता है वो अच्छाई के लिए ही होता है। और फिर उसने न्यूज़पेपर उठा करके दिखाया कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाला था उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, उस फ्लाइट का क्रैश हो गया। तो कहा भगवान ने बहुत अच्छा किया जो मेरा ये एक्सीडेंट हुआ और 2 पैर मेरे फ्रैक्चर हो गए, नहीं तो अगर 1 पैर फ्रैक्चर होता था तभी भी मैं लंगड़ाता जाता था, क्योंकि वो सम्मान को कौन छोड़ता था। लाइफ में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि जहां व्यक्ति को गर्व महसूस होता है, और ऐसे ओकेजन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब ये स्थिति उसकी जब देखी तो इस स्थिति में कहेंगे कि जिस वक्त पहले जब एक्सीडेंट हुआ उस समय उसका एक नेगेटिव पोजीशनिंग था, और इसीलिए उसको क्या अच्छाई समाई हुई है वो समझ में नहीं आती थी, और इसलिए न जाने कितने प्रकार के नेगेटिव थॉट्स उसके मन के अंदर आ गए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने अच्छा काम किया था, उस अच्छे काम के लिए मुझे सम्मान मिलना था, तो भगवान को क्यों मेरे से ईर्ष्या आई और क्यों मेरा वो सम्मान छीन लिया। नेगेटिव पोजीशनिंग। और जब 1 हफ्ते के बाद उसको पता चलता है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई, तब उसका पॉजिटिव पोजीशनिंग हो जाता है, और तब भगवान को भी वो शुक्रिया अदा करने लगता है
कि भगवान ने ये छोटा सा एक्सीडेंट में मुझे दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए, इससे देखो मैं जाने से रुक गया और उस फ्लाइट में नहीं गया, नहीं तो उस फ्लाइट में मैं अगर जाता था तो क्रैश होकर के खत्म हो जाता था। तो जब ये उसको पता चला, समय ने उसको दिखाया, तब उसका पोजीशनिंग चेंज हुआ। और पोजीशनिंग चेंज हुआ तो और भी पॉजिटिव विचार चलने लगते हैं कि शायद भगवान को मुझे और अच्छी तरह से उसका रिवॉर्ड देना है और इसलिए ये सम्मान नहीं दिया मुझे, क्योंकि नहीं तो मुझे अहम आ जाता था। तो मनुष्य के जब पोजीशनिंग नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पोजीशनिंग से उसको फ्रस्ट्रेशन, आवेश, अनेक प्रकार की नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव मान्यताएं, वहां तक कि अपने भाग्य को भी कोसने लगता है और परमात्मा को भी कोसने लगता है कि क्यों उसने ऐसा किया। तो बुद्धि जो भी डिसीजन लेंगी वो कभी यथार्थ नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपनी पोजीशनिंग को चेक करना है और वो पोजीशनिंग को चेक करके अपने मनोवृत्ति को चेंज करना है, पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव पोजीशनिंग है तो डिसीजंस राइट निकलते हैं। दूसरा क्राइटेरिया जो है, जिसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल लिमिट्स, कि हम सभी ने अपने आसपास कुछ बाउंड्रीज बना दी है, जिसके लिए कहते हैं कि उसी दायरे में वो फंक्शन करता है, उसी लिमिट के अंदर रह करके वो फंक्शन कर रहा है। और उस व्यक्ति को अगर उस लिमिट से बाहर निकलने के लिए कहा जाए तो उसके लिए असंभव सा हो जाता है। नहीं नहीं, मैं इसमें से बाहर नहीं निकल सकता हूं। अनकंफर्टेबल महसूस करता है कि क्या करेंगे, हम ठीक अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो कंफर्ट जोन्स जो हमने बना लिए हैं अपने आसपास, वो कई बार बहुत नुकसान कर देता है, हमारी प्रगति को रोक देता है। जिसके लिए कहावत है कि कुएं का मेंढक उतनी दुनिया को ही जानता है और एक समुद्र का मेंढक सारे समुद्र की दुनिया को जानने लगता है। इसी प्रकार अगर ये बाउंड्रीज हमने क्रिएट कर ली अपने आसपास, तो बस इतनी ही दुनिया को हम जानेंगे, उससे बाहर की दुनिया में हम जी नहीं सकते हैं, सफोकेशन महसूस होने लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को उस लिमिट से बाहर निकाल दिया, तो वो कई प्रकार की अपनी बुद्धि को ओपन कर देता है और बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत जीवन में प्रगति कर सकता है। नहीं तो उसके डिसीजंस भी उसी अनुसार रहने लगते हैं, बहुत लिमिटेड डिसीजंस और लिमिटेड बातें सोचना, लिमिटेड बातों को डिसाइड कर सकना। अगर कोई और बातें कहे उसके डिसाइड करने के लिए, तो वो अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करता, अनईजीनेस महसूस करता है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है जिसको कहते हैं अनुमान या अजम्पशंस। अजम्पशंस कि हमारे पास बहुत थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होता है और उस थोड़े से इंफॉर्मेशन को लेकर के हम अनुमान लगाने लगते हैं, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, और उस अनुसार डिसीजंस अपने देने लगते हैं। जैसे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक औरत और एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। जैसे सफर चल रहा था तो वो आदमी ने अपने जेब से सिगरेट निकाल करके पीना शुरू किया, और जब सिगरेट पी रहा था तो उसके धुएं के कारण वो औरत जो बाजू में बैठी हुई थी उसको बहुत बुरा लग रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आया। और जब गुस्सा आया उसने 2-3 बार कहा उसको कि आप प्लीज सिगरेट या तो बाहर जाके पी के आइए या फेंक दीजिए, यहाँ घुटन हो रही है। लेकिन वो आदमी सुनता ही नहीं था, वो पीता जा रहा था। अचानक जब वो औरत ने देखा ये सुनता नहीं है, समझता नहीं है मेरी बात को, उसने जोर से वो उसके हाथ में जो सिगरेट थी उसको खींच करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। जब फेंक दिया तो उस व्यक्ति को भी बड़ा गुस्सा आया, और वो औरत जिसके गोद में एक छोटा सा कुत्ता था, तो उस कुत्ते को देखा
और वो कुत्ते को उठा करके उसने उसी खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब गाड़ी स्लो होने लगी थी, स्टेशन आ रहा था, तो कुत्ते को फेंक दिया। जैसे ही स्टेशन आया, ये औरत उतर गई। उतर करके देखने लगी तो दूर से उसको अपना कुत्ता आता हुआ नजर आया। लेकिन जब कुत्ता आ रहा था तो उसके मुंह में कुछ था। क्या था उसके मुंह में? अनेक प्रकार के विचार हमारे मन के अंदर आएंगे। सबसे पहला विचार तो यही आएगा कि वो सिगरेट उठा लिया था कुत्ते ने भी, और वो लेकर के आ रहा था। जब औरत ने देखा, नजदीक आया वो कुत्ता, उस समय देखा तो उसके मुंह में और कुछ नहीं थी, उसकी जीवा ही लटक रही थी। तो कहने का भावार्थ, जब हमें कहानी का तथ्य मालूम नहीं होता है तो हम अनेक प्रकार के अनुमान लगाने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा उसके मुंह में। अनेक प्रकार की बातें हम सोचने लगते हैं और उसी के आधार पर अपना डिसीजन देने लगते हैं। और चौथा क्राइटेरिया है जिसको कहा जाता है एसोसिएटेड मेमोरीज। एसोसिएटेड मेमोरीज अर्थात कि हम कई स्मृतियों को जोड़ने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं और उस आधार पर फिर डिसीजन देने लगते हैं, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं कि प्री कंसीव्ड नोशंस, अर्थात पूर्व ग्रंथियां जो मन के अंदर बांधी हुई है और उस आधार पर डिसीजन देना। जैसे एक व्यक्ति के विषय में कोई बार बार हमें कहता रहे कि ये व्यक्ति ऐसा करता है, गलत काम करता है, अच्छा नहीं है, यही उसका भाव है, यही उसकी मनोवृत्ति है, यही उसकी मेंटालिटी है, हम सुना अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब कोई परिस्थिति आ जाती है और उस समय पता नहीं चलता है कि कौन वो व्यक्ति था, तब हम उसी व्यक्ति के ऊपर दोष डालने लगते, यही व्यक्ति होगा। तो एसोसिएशन ऑफ मेमोरीज अर्थात कि स्मृतियों को इकट्ठा करके हम कार्य में आना, डिसीजन देना। एक काम करने वाला व्यक्ति है अपनी ऑफिस में और उस व्यक्ति को हमने सिखाया है कि अच्छी तरह से ऑफिस को साफ करना या घर को या ये ड्राइंग रूम को साफ करना। वह बहुत ध्यान से सफाई करता है, लेकिन सफाई करते करते उसके हाथ से एक कांच का वाज था, फ्लावर वाज, वो टूट जाता है। उसको हम समझाते हैं कि देखो ध्यान रखो, आगे से टूटना नहीं चाहिए। ये दूसरा वाज रखते हैं, दूसरा वाज रख दिया, दूसरा वाज भी कुछ दिनों के बाद देखते हैं टूट गया है। उसको फिर थोड़ा जोर से कहते हैं कि देखो अभी तीसरी बार अगर टूटा तो फिर हम तुम्हारे पर कोई एक्शन लेंगे। और तीसरी बार किसी और से टूटा था, लेकिन ऐसे लगा कर रखा था वहां पर, और जब आप आए, आपका हाथ लगने से वो गिर गया, टूट गया। आपके मन के अंदर पहला विचार कौन आएगा? किसने ये तोड़ा होगा? वही विचार, क्योंकि आपने अपनी आंखों से 2 बार उसको तोड़ते हुए देखा था। तो तीसरी बार उसने नहीं तोड़ा था, लेकिन तुरंत आप उसके ऊपर रिएक्शन निकालते, उसको बुलाते हैं और उसको कहते हैं ये क्यों तोड़ा था, तीसरी बार भी तुमने। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसकी बात को हम सही नहीं मानते हैं, सोचते हैं वही मेमोरीज में जो एसोसिएशन है कि 2 बार हमने अपनी आंखों से देखा है, उसी के आधार पर डिसीजन लेकर के उसको कोई ना कोई प्रकार की पनिशमेंट दे देते हैं। तो ये 4 क्राइटेरियाज, साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग, साइकोलॉजिकल लिमिट्स, assumptions एंड एसोसिएटेड मेमोरीज, ये 4 बातों के कारण हमारे इंटेलेक्ट जो डिसीजन देती है वो गलत हो जाते हैं, और साथ साथ धीरे धीरे विल पावर भी कम होने लगता है, विवेक भी यथार्थ नहीं रहता है। तो इसलिए अपनी ये 4 क्राइटेरियाज को अपनी लाइफ में चेक करो, पोजीशन को चेंज करो, लिमिट से बाहर निकलो, एजम्पशंस न रखो, और प्री कंसीव नोशंस अगर है उसको मिटा करके बाहर आओ। तब इंटेलेक्ट सही रूप से काम करने लगेगा, डिसीजंस राइट होगा। ओम शांति।